हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीएस एकेडमी। आज हम लोग बायो पढ़ेंगे। बायो में क्या पढ़ेंगे हम लोग? ह्यूमन ब्रेन, मतलब मानव मस्तिष्क। हम लोग अपने मनुष्य के दिमाग के बारे में आज हम लोग जानकारी लेंगे, मानव मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे। जो इसकी स्टडी है, मतलब जो मानव ब्रेन है, इसको जो हम लोग पढ़ते हैं तो क्या किस में पढ़ते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं नर्वस सिस्टम, है ना। नर्वस या फिर अगर ऑल ओवर पूरा बोला जाए तो न्यूरल सिस्टम, ठीक है। नर्वस या फिर न्यूरल सिस्टम, ठीक है। नर्वस सिस्टम या फिर न्यूरल सिस्टम इसको बोलते हैं, ठीक है। सिस्टम क्या है? सिस्टम मतलब कि जब कई ऑर्गन्स मिलके सिस्टम बनता है, कई ऑर्गन्स एक जैसे हैं, एक जैसा काम कर रहे हैं, तो उसको हम लोग सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। न्यूरल सिस्टम या फिर नर्वस सिस्टम, इसको ह्यूमन ब्रेन, नर्वस सिस्टम या फिर न्यूरल सिस्टम इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे तंत्रिका तंत्र, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? तंत्रिका तंत्र बोलेंगे। नर्वस सिस्टम या फिर न्यूरल सिस्टम कैसे बोलते हैं? क्योंकि क्या पाया जाता है, हमारे जो ब्रेन होता है, ब्रेन की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, सबसे छोटी इकाई होती है, या फिर सबसे छोटी इकाई बोले या फिर क्या बोले, सेल बोले। सेल से मिलके हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है। कोई भी ऑर्गन सेल से मिलके बना होगा, कोई भी टिश्यू सेल से मिलके बना है, कोई भी पार्ट सेल से मिलके बना है। तो स्मॉलेस्ट सेल बोले या फिर स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है हमारे ब्रेन की, क्या होती है? न्यूरॉन होती है ना। क्या होती है? न्यूरॉन होती है, ठीक है। तो ये जो हमारा नर्वस सिस्टम है या फिर न्यूरल सिस्टम है या फिर तंत्रिका तंत्र है, ये क्या काम करता है, क्या वर्क करता है? तो ये जो हमारा नर्वस सिस्टम है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम करता है। कंट्रोल का और कोऑर्डिनेट करता है, कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है। ये वर्क क्या करता है? ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है। कंट्रोल और कोऑर्डिनेट कैसे करता है? देखो, आपको भूख लग रही है ना। तो भूख लग रही है तो आप नहीं खा पा रहे हैं अभी कुछ, नहीं आप अभी टाइम है आपके पास, तो आप उसको क्या करें? कंट्रोल कर रहे हैं। प्यास लग रही है, आप कंट्रोल कर रहे हैं। आपको टॉयलेट लग रही है, आप कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक। आपको कहीं चोट लग गई, आपको कहीं जल गया, तो आप क्या कर रहे हैं? उसको सह सकते हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। तो इसी तरह से कई चीज़ें क्या हैं? कंट्रोल कर रहा है, ठीक। आपने कोई भी, हम लोग काम करते हैं, किसी चीज़ को देख पा रहे हैं, सब चीज़ में क्या, सब चीज़ में दिमाग का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, ठीक। तो आपको कुछ उठाना है, तो आपने उसको देखा तो दिमाग पे सिग्नल गया, हाँ ये चीज़ है, क्या करना है? हमको उठाना है। तो दिमाग ने सिग्नल भेजा हाथ के पास, तो हाथ जाके उसको उठा के लेके आया। दिमाग नहीं काम कर रहा होगा तो आप उठा नहीं पाएंगे। तो बहुत ही अच्छा क्या इसने किया? कोऑर्डिनेट किया, कोऑर्डिनेशन का काम किया। आपने कोई चीज़ देखी, आपको उठाना है, आपको कहीं जाना है, आप उठे, आपको चल के, आप बैठे हुए हैं, आपको उठना है, तो आपने सोचा कि हम उठेंगे, तो सिग्नल गया दिमाग के पास, फिर पैरों के पास सिग्नल गया, फिर आपकी बॉडी पूरी हर जगह जहाँ जहाँ उठने में जिस पार्ट का काम आना है उसको सिग्नल गया, फिर आप खड़े हो गए। फिर आपने सोचा हमको चल के यहाँ से वहाँ तक जाना है, तो फिर क्या हुआ? दिमाग के पास सिग्नल गया, दिमाग ने पैरों को सिग्नल भेजा, तो पैर क्या हुए? चलने लगे। तो मतलब बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेशन का भी वर्क है और बहुत ही अच्छा क्या है? कंट्रोल का वर्क है। हम बॉडी को कंट्रोल करके खड़े हुए हैं, है ना, क्योंकि दिमाग को पता है कि ऐसे खड़े रहेंगे तो खड़े रहेंगे, ज़्यादा बेंड होंगे तो गिर जाएंगे, उधर ज़्यादा जाएंगे तो भी गिर जाएंगे। तो कंट्रोल और कोऑर्डिनेट, ये दोनों काम हमारा नर्वस सिस्टम या फिर न्यूरल सिस्टम करता है। नर्वस सिस्टम या फिर न्यूरल सिस्टम क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो हमारे दिमाग की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है या फिर जो जिस सेल से मिलकर बना है, उसको क्या बोलते हैं? न्यूरॉन्स बोलते हैं, उसको न्यूरॉन्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा नर्वस सिस्टम है या फिर हमारा जो न्यूरल सिस्टम है, इसके अंडर 3 चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम, इसके अंदर 3 चीज़ें आती हैं। हम लोग एक चीज़ पढ़ेंगे, एक चीज़ के अंदर क्या होता है वहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है। 3 चीज़ें आती हैं। पहला आता है हमारा CNS। CNS मतलब हुआ हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। CNS मतलब हुआ हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फिर आता है हमारा PNS,
सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। पीएनएस मतलब हुआ हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसको हिंदी में बोलेंगे परिधीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, ठीक है। और दूसरा होता है हमारा एएनएस, तीसरा होता है एएनएस। एएनएस मतलब होता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ऑटो मतलब क्या होता है, स्वतः। तो ठीक है, तो इसको हिंदी में बोलेंगे स्वायत्त, स्वतः स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ठीक है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। देखो नर्वस सिस्टम में तीन चीजें होती हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम तीन तरीके हैं, पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एएनएस ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ठीक, इसमें भी दो चीजें होती हैं। ठीक है, इसमें भी दो चीजें होती हैं। पहला होता है हमारा ब्रेन, मस्तिष्क, हमारा दिमाग। ठीक, दूसरा होता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, दूसरा होता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड को क्या बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड को बोलते हैं मेरुरज्जु। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड को क्या बोलते हैं, मेरुरज्जु। तो हमने कहा हम मानव मस्तिष्क पढ़ेंगे, मतलब ह्यूमन ब्रेन पढ़ेंगे। ह्यूमन ब्रेन पढ़ेंगे मतलब क्या पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम या फिर न्यूरल सिस्टम पढ़ेंगे। नर्वस सिस्टम या फिर न्यूरल सिस्टम क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो हमारी स्मॉलेस्ट सेल हो, स्मॉलेस्ट यूनिट या फिर ब्रेन की स्मॉलेस्ट यूनिट या फिर जिस सेल से मिलकर हमारा ब्रेन बना है वो न्यूरॉन्स होते हैं, इसलिए इसको नर्वस सिस्टम या फिर न्यूरल सिस्टम बोलेंगे। सिस्टम में, इस नर्वस सिस्टम के अंदर तीन सिस्टम होते हैं। कौन कौन से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। हम पढ़ेंगे क्या, हम सीएनएस पढ़ेंगे। सीएनएस में क्या होता है, एक हमारा ब्रेन होता है और एक हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है, मेरुरज्जु होता है। तो इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, ह्यूमन ब्रेन पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि बायोलॉजी में तो हम ये पढ़ते हैं स्टडी। हम शुरू से जितनी भी क्लासेस पढ़े, हमने जितने भी चैप्टर्स पढ़ाए हैं, सब में हमने सबसे पहले स्टडी पढ़ते हैं। हम उस चैप्टर की जो भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, पर्टिकुलर टॉपिक की स्टडी को क्या बोला जाता है, तो इसकी स्टडी को न्यूरॉन्स स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं तो इसकी स्टडी को न्यूरोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, इसकी स्टडी को या फिर जो न्यूरोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो विकसित दिमाग है, सबसे ज़्यादा डेवलप्ड जो ब्रेन है वो किसका है, वो हम लोगों का है, मानव का है, मनुष्य लोगों, हम लोगों का है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो डेवलप ब्रेन होता है हमारा मस्तिष्क सबसे विकसित होता है। हमारा मस्तिष्क सबसे विकसित होता है, हमारा मतलब हम मानव लोगों का। ठीक है, हम ह्यूमन बींग्स का जो मस्तिष्क होता है क्या है, सबसे ज़्यादा विकसित होता है, ये कहा जाता है। देखते भी हैं आप, सबसे ज़्यादा जानवर उनके पास है, लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग बींग्स हैं, बट उनके पास ब्रेन नहीं होता है, होता है तो बहुत कम होता है ना। तो सबसे ज़्यादा दिमाग किसका विकसित होता है, हम लोगों का, फर्स्ट नंबर पे।
दूसरा अगर कहें कि दूसरा सबसे ज़्यादा किसका विकसित होता है, तो दूसरा कहते हैं कि डॉल्फिन जो होती हैं, डॉल्फिन दूसरे नंबर पे कहा जाता है कि डॉल्फिन्स का क्या होता है, जो डॉल्फिन्स का ब्रेन होता है वो दूसरे नंबर पे कहा जाता है कि विकसित होता है। ठीक है, किसका? डॉल्फिन्स का। ठीक है, ये पहला, ये दूसरा। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट कि वेट क्या होता है। वेट से पहले ये देखते हैं कि लोकेशन क्या होती है, ब्रेन की लोकेशन क्या होती है। ब्रेन कहाँ पाया जाता है? जो हमारा ब्रेन होता है वो हमारी बॉडी में किस जगह पे पाया जाता है? तो हम बोलेंगे कहाँ पाया जाता है? बिलो क्रैनियम। बिलो क्रैनियम, बिलो क्रैनियम मतलब कपाल अस्थि के नीचे। लोकेशन क्या होती है? कपाल अस्थि के नीचे। ये जो हमारा ऊपर का ये हेड वाला पार्ट है, ये ऊपर का हमारा जो हेड वाला पार्ट है, इसमें ये जो इसको ये पूरा ये जो ऊपर खोपड़ी है इसको क्रैनियम बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? क्रैनियम बोलते हैं। क्रैनियम किससे मिलके बनी होती है? बोन्स से मिलके बनी है। इसको क्या बोलते हैं? क्रैनियम या फिर कपाल अस्थि बोलते हैं। किससे मिलके बनी है? बोन्स से मिलके बनी है। हमने अभी आपको जब वो बोन्स पढ़ाया था, जब हमने स्केलेटल सिस्टम आपको पढ़ाया तो उसमें हमने हर जगह बताया कितनी हड्डी होती हैं, तो ये क्रैनियम वाला पार्ट भी बताया था। तो क्रैनियम में कितनी बोन्स होती हैं? 8 बोन्स होती हैं। हमने ये भी बताया था कि बोन्स का कार्य क्या होता है? एक स्ट्रक्चर देना, बॉडी को स्ट्रक्चर देती हैं बोन्स। दूसरा मेन काम प्रोटेक्शन देती हैं। तो ये हमारा दिमाग है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, इसको क्या चाहिए? प्रोटेक्शन चाहिए। तो ये जो हमारा क्रैनियम वाला पार्ट है क्या करता है? प्रोटेक्शन देता है। इसकी जो हड्डियाँ होती हैं बहुत मजबूत होती हैं, जल्दी नहीं टूटती है। ऐसा नहीं है कि टूटती ही नहीं इसीलिए हेलमेट लगाते हैं कि दिमाग को नुकसान ना हो, बस इसकी हड्डियाँ जो होती मजबूत होती हैं। मजबूत क्यों होती हैं? क्योंकि बोन्स मजबूत होती हैं। बोन्स मजबूत क्यों होती हैं? क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर बनी होती हैं, इसलिए क्या होती हैं? ये मजबूत होती हैं बोन्स। ठीक है, तो हमारी जो ब्रेन की लोकेशन है क्या है? बिलो क्रैनियम मतलब कपाल अस्थि के नीचे। ये जो हमारा क्रैनियम वाला पार्ट है जो 8 हड्डियों से मिलकर बना है, इसके नीचे होती है हमारे ब्रेन की लोकेशन। ठीक है, जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, वेट कितना होता है? वेट कितना होता है हमारे ब्रेन का? तो अगर वेट की बात करें तो अलग अलग होता है मेल और फीमेल में। अगर एक एडल्ट मेल है और एक एडल्ट फीमेल है तो किसमें कितना दिमाग होगा? दिमाग बराबर ही है, दिमाग कितना नहीं होता है, वज़न की बात होती है यहाँ पे कि वेट क्या है। तो जो एडल्ट अगर मेल है तो ऑन एवरेज उसका बोला जाता है कि 1400 से 1450 ग्राम तक वेट होता है औसतन। किसी में 1400, किसी में 1450, 1420, 1430। ठीक है, 1400 से 1450 ग्राम एक एडल्ट मेल में पाया जाता है। ठीक है, वयस्क पुरुष में। अगर एडल्ट फीमेल की बात करें तो एडल्ट फीमेल में 1300 से 1350 ग्राम तक होता है। ठीक है, एडल्ट मेल में 1400 से 1450 ग्राम, एडल्ट फीमेल में 1300 से 1350 ग्राम। इसका मतलब ये नहीं है कि महिलाओं में दिमाग कम होता है। दिमाग का वज़न, ब्रेन का वज़न कम है ना, वज़न कम है पर दिमाग कम नहीं है। वज़न कम है फिर भी इतना ज़्यादा दिमाग होता है। तो यहाँ पे दिमाग कम नहीं है, वज़न कम होता है। महिलाओं का 50 से 100 ग्राम वज़न पुरुष की अपेक्षा क्या होता है? कम होता है। ठीक है, अगर हम चाइल्ड की बात करें कि चाइल्ड में कितना होता है, तो जो चाइल्ड होता है उसके जो ब्रेन का 300 से 400 ग्राम होता है। 300 से 400 ग्राम होता है, क्योंकि वो क्या होता है? पूर्णतः विकसित नहीं होता है ना, कंप्लीट डेवलप, उसका डेवलपमेंट ब्रेन का हुआ नहीं होता है। बच्चों का जैसे जैसे बड़े होते हैं फिर वैसे वैसे पूरी बॉडी क्या होती है? डेवलप कर रही होती है, तो ब्रेन भी डेवलप करता है, तो उसका वेट क्या होता है? वैसे वैसे बढ़ जाता है। तो वेट एडल्ट फीमेल में 1300 से 1350 ग्राम, एडल्ट मेल में 1400 से 1450 ग्राम, चाइल्ड में 300 से। अब हम लोग दिमाग से रिलेटेड, ब्रेन से रिलेटेड कुछ फैक्ट की बात करते हैं। ठीक है, कुछ फैक्ट्स की बात करेंगे। ठीक है, कहते हैं कि आफ्टर एट द एज ऑफ 25 to 26 ईयर, ठीक है,
कहते हैं 25 से 26 साल के बाद, या 25 से 26 साल से, 25 से 26 साल का जब व्यक्ति हो जाता है, कोई भी मनुष्य मेल हो या फीमेल हो, 25 से 26 जब साल का हो जाता है, तो कहते हैं कि 2.5 से 3.5 ग्राम, 2.5 से 3.5 ग्राम पर ईयर, 2.5 से 3.5 ग्राम ब्रेन का जो वेट है पर ईयर क्या होता है, कम होने लगता है। ठीक है, कहते हैं कि आफ्टर एट द एज ऑफ 25 to 26 ईयर, 2.5 से 3.5% ग्राम जो हम लोग के दिमाग का भार होता है, वजन है, जो वेट है, वो क्या है, पर ईयर इतना कम होने लगता है। पर ईयर में इतने से इतना क्या है, कम होने लगता है। इसीलिए कहते हैं भैया पढ़ाई लिखाई एग्ज़ाम जो भी देना है इसी एज में दे डालो, इस एज में। दूसरा, इसीलिए देखते हैं हम लोग जैसे जैसे इंसान बूढ़ा होने लगता है वैसे वैसे वो कई चीज़ें क्या होता है, भूलने लगता है, बहुत सी चीज़ें भूलने लगता है, इसीलिए भूलने लगता है ना, इसीलिए भूलने लगता है, क्योंकि 25, 26, 27 जब उसकी एज हो जाती है तो उसके बाद हर बढ़ते साल के साथ 2.5 से 3 ग्राम, 2.5 से 3.5 ग्राम उसका जो दिमाग का वज़न है, वेट है, वो क्या है, पर ईयर कम होने लगता है। जैसे जैसे बूढ़ा होता है वैसे वैसे वज़न कम होता है, तो वैसे वैसे क्या चीज़ें वो क्या करता है, भूलने लगता है बुज़ुर्ग इंसान। दूसरा पॉइंट, दूसरा एक ये भी कहते हैं कि हम लोग 2.5 से 3%, कोई भी चीज़ कितनी होती है, 100%, तो हम लोग अपने दिमाग का 2.5 से 3% ऑफ 100%, 100% का 2.5 से 3% ही हम लोग अपने ब्रेन का क्या करते हैं, हम लोग अपने ब्रेन का यूज़ कर पाते हैं। कोई भी हो 2.5 से 3% का ही हम लोग अपने ब्रेन का यूज़ कर पाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। सोचो इतना ही यूज़ ब्रेन का करके क्या क्या चीज़ें बना दी जाती हैं, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या टेक्नोलॉजी बन गई है, तो 2.5 से 3% का यूज़ करके ही बन गई है। और कहा जाता है कि 4 से 5% यूज़ किया था आइंस्टाइन ने। ठीक है, कहते हैं कि जो आइंस्टाइन है उन्होंने 4 से 5% तक यूज़ कर लिया था अपने ब्रेन का। E = mc² उन्होंने इक्वेशन दिया है, E = mc², तो कहते हैं उन्होंने 4 से 5% तक अपना दिमाग यूज़ कर लिया था। तो देखो नुकसान क्या है ज़्यादा दिमाग यूज़ करने का, हम लोग इतना करते हैं, ठीक है, इसमें ही बहुत कुछ सोच लेते हैं, सब काम इतने में ही हो जाता है। तो आइंस्टाइन कहते हैं कि जब आइंस्टाइन की मृत्यु हुई थी तो उनको उस समय, जिस समय उनकी मृत्यु हुई, उनको अपने घर का प्रॉपर एड्रेस तक नहीं याद था आइंस्टाइन को। तो मतलब आप ज़्यादा जब दिमाग का यूज़ करते हैं तो बीमारियां हो जाती हैं, या तो अल्जाइमर हो जाता है या तो एमनेसिया हो जाता है। ठीक है, अगर अल्जाइमर हो गया आपको तो आपकी जो नई मेमोरी है वो बनना बंद हो जाएंगी, और जो ओल्ड मेमोरी है वो भी अच्छे से रहेंगी नहीं माइंड में, वो भी धीरे धीरे धुंधल होती जाती हैं। ठीक है, एमनेसिया हो गया, एमनेसिया हो जाता है तो टोटल मेमोरी लॉस, उसमें अब पुराना कुछ भी नहीं याद रहेगा, नई जो मेमोरी होंगी बनती जाएंगी, जिसको कहते हैं हम लोग की याददाश्त चली गई है, इसकी एमनेसिया हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि आपने सिर्फ 4 से 5% दिमाग का यूज़ कर लिया तभी ऐसा होगा, एक्सीडेंट हो जाता है, चोट लग गई दिमाग में तब भी होता है, लेकिन जब ज़्यादा अगर आप माइंड का यूज़ कर लेते हैं तो ये प्रॉब्लम होती है। एक आइंस्टाइन का एक कुछ किस्सा सुना था कहीं पे कि वो ट्रेन से कहीं जा रहे थे, टीटी आता है चेक करने टिकट, तो वो ढूंढते नहीं मिलती है, तो वो दूसरे लोग की टिकट चेक करने लगता है, तो ये ढूंढते रहते हैं। वो कहता है अरे ठीक है, आप साइंटिस्ट हैं, मुझे पता है, मुझे विश्वास है कि आपने टिकट ली होगी, कोई बात नहीं, चले जाते हैं। वो ये आइंस्टाइन जी ढूंढते रहते हैं टिकट, फिर वो लौट के जब जा रहे होते हैं तब भी देखते हैं अपनी टिकट ढूंढ रहे हैं, तो कहते हैं अरे ठीक है कोई बात नहीं, मैं मानता हूँ आपने टिकट लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो कहते हैं कि मैं टिकट इसलिए ढूंढ रहा हूँ कि मुझे पता तो चले टिकट देख के कि मैं जा कहाँ रहा था। इतने बड़े भुलक्कड़ हो गए थे वो, 4 से 5% उन्होंने दिमाग यूज़ कर लिया था, है ना। तो मतलब ये सब दिक्कतें हैं, तो जितना है उतना यूज़ कर रहे हो सही है। ठीक है, तो तीसरा देखो, फर्स्ट हमारा जो फैक्ट है कि 25 से 26 उम्र के बाद इतने से इतना ग्राम दिमाग क्या है, पर ईयर कम होने लगता है। दूसरा, जो अभी तक हम लोग इतना ही यूज़ कर पाए हैं दिमाग का, ठीक है, किसी ने किया है इससे थोड़ा ज़्यादा, वरना नॉर्मल इन जनरल बात करें तो 2.5 से 3% ही हम लोग दिमाग का यूज़ करते हैं। ठीक है, और कहते हैं कि डेथ के बाद 7 से 8 मिनट तक जो हमारा ब्रेन है, वो वर्क करता है।
जो हमारा ब्रेन है वो क्या है, वर्क करता है। हमारे मरने के अगर नेचुरल जैसे डेथ होती वैसे हो रही है, तो हमारे मरने के 7 से 8 मिनट तक बाद तक हमारा जो ब्रेन होता है वो वर्क करता है, 7 to 8 मिनट तक। ठीक है, देखो आपने एक और चीज़ सुनी होगी, बायोलॉजिकल डेथ। बायोलॉजिकल डेथ मतलब जैविक मृत्यु। जैविक मृत्यु या फिर बायोलॉजिकल डेथ क्या होती है? देखो यहाँ पर अगर आप इन जनरल नॉर्मली अगर आपकी मृत्यु हो रही है तो 7 से 8 मिनट तक आपके मरने के बाद तक आपका दिमाग क्या है, वर्किंग में रहता है, काम करता है। बट बायोलॉजिकल डेथ का मतलब है कि शरीर के सारे बाकी अंग तो काम कर रहे हैं, मतलब बाकी बॉडी चल रही है, आपके ऑक्सीजन आना जाना हो रहा है, बाकी तो चल रहा है, बट आपका दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है, ब्रेन आपका स्टॉप हो गया, वो वर्क नहीं कर रहा है, तो उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल डेथ। जैसे कि बोल सकते हैं कोमा में जब इंसान चला जाता है, अगर कोई कोमा में चला गया तो जो डॉक्टर्स हैं वो उसको बायोलॉजिकल डेथ बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे इंसान जिंदा तो होता है और ग्लूकोज और एक्सेट्रा उसको चढ़ाया भी जा रहा होता है, सांसें भी ले रहा होता है, ऑक्सीजन लगा होता है, बट वहाँ पर उसका क्या काम करना बंद कर चुका होता है, तो वहाँ पर उसका ब्रेन काम करना बंद कर चुका होता है। तो अगर ब्रेन काम नहीं कर रहा है तो मतलब डॉक्टर्स मरा ही समझते हैं उसको, एक प्रकार मृत्यु ही समझते हैं व्यक्ति की, और उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बायोलॉजिकल डेथ बोलते हैं। ठीक है, उसी को बायोलॉजिकल डेथ बोलते हैं। तो फैक्ट हमने पहला पढ़ा कि 25 से 26 उम्र के बाद हमारा 2.5 से 3.5 पर जो ग्राम जो हमारा वेट है ब्रेन का, वो पर ईयर क्या है, कम होने लगता है, और 2.5 से 3% ही नॉर्मल हम लोग दिमाग का यूज़ कर पाते हैं 100% में से। डेथ के 7 से 8 मिनट बाद तक हमारा ब्रेन क्या है, वर्क करता है। ठीक है, और बायोलॉजिकल डेथ क्या होती है, जहाँ हमारा ब्रेन ही वर्क करना बंद कर चुका होता है और बॉडी वर्क कर रही होती है। बॉडी वर्क क्या मतलब, हाथ पैर भी आपके वर्क नहीं कर रहे होते हैं, आप लेटे ही होते हैं, बट आप जिंदा होते हैं, बट आपका ब्रेन जो है वो वर्क करना बंद कर चुका होता है। चौथा पॉइंट क्या है कि मॉर्निंग में, चौथा पॉइंट ये है कि मॉर्निंग में जो हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन के पास मॉर्निंग में ब्रेन के पास इतनी एनर्जी होती है, इतनी एनर्जी मतलब इतनी ऊर्जा होती है, इतनी एनर्जी होती है कि 10 वॉट का बल्ब जला दे। ठीक है, जब मॉर्निंग में हम सोकर उठते हैं तो हमारे ब्रेन के पास इतनी ज़्यादा एनर्जी होती, इतनी ज़्यादा ऊर्जा होती है कि अगर हम चाहें तो उससे 10 वॉट का बल्ब तक जला सकते हैं, बल्ब को ग्लो कर सकते हैं 10 वॉट तक। ठीक है, इसीलिए टीचर्स या फिर मम्मी पापा सब लोग क्या कहते हैं कि मॉर्निंग में उठ के पढ़ो, सुबह उठ के पढ़ो, 5 बजे उठ के पढ़ो, 6 बजे उठ के पढ़ो, जल्दी सुबह उठ के पढ़ो, क्योंकि सुबह हमारा ब्रेन एकदम शांत है, आप सो के उठे एकदम शांत रहता है, एकदम पीस होती है। अगर आप मॉर्निंग में इतनी ज़्यादा ब्रेन के पास एनर्जी पावर होती है कि वो 10 वॉट का बल्ब जला सके, तो जो आपका टफेस्ट से टफेस्ट आपको जो सब्जेक्ट लगता है, मॉर्निंग में उठ के उसको पढ़िए, आपको जल्दी समझ में आएगा, आसानी से समझ में आएगा। ब्रेन के पास एनर्जी ज़्यादा है और आप पढ़ रहे हैं तो सब ब्रेन का ही वर्क है उसमें, तो ब्रेन क्या करेगा, सब अच्छे से ऑब्जर्व कर लेता है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट थे जो आप लोगों को जानने चाहिए थे। एक और बात जानते हैं, 6 पॉइंट इसको लिख लेते हैं कि जो हमारा बॉडी में सबसे ज़्यादा फैट कहाँ पाया जाता है। देखो पहले ये समझते हैं कि हम इनटेक क्या क्या करते हैं, क्या जो मेजर क्या 3 चीज़ें हैं जो हम क्या करते हैं, इनटेक करते हैं। इनटेक किस लिए करते हैं कि हमको वर्क करना रहता है, वर्क करने के लिए हमको ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी के लिए हम बाहर से कई चीज़ें इनटेक करते हैं जिससे हम दिन भर चल सकें, काम कर सकें। तो हम क्या क्या इनटेक करते हैं, हम देखो 3 चीज़ें जो मेजर कंपाउंड बोलें तो हम 3 चीज़ें करते हैं। पहला हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, दूसरा हम प्रोटीन लेते हैं, ठीक है, तीसरा हम क्या लेते हैं, फैट लेते हैं, फैट या फिर लिपिड्स। ठीक है, हम ये 3 चीज़ें हैं जो हम बाहर से क्या करते हैं, इनटेक करते हैं, है ना, टू गेट एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट या फिर लिपिड। तो अगर हम कहें कि सबसे ज़्यादा एनर्जी किसके पास होती है, इन तीनों में से सबसे ज़्यादा हमको एनर्जी कौन देता है, सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें किससे मिलती है, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें फैट से मिलती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें फैट से मिलती है। दूसरा हम एक और चीज़ जानते हैं कि जो हमारा ब्रेन है,
ब्रेन है। हाथ का काम को, हाथ के कई काम होते हैं, हाथ के काम अपने अलग हैं, लेग के काम अपने अलग हैं, आँखों के काम अपने अलग हैं, ठीक है। हर बॉडी के पार्ट्स के काम क्या है, अलग अलग हैं। बट ब्रेन क्या है, ब्रेन सबको कंट्रोल कर रहा है, सबके साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है। तो ब्रेन एक ऐसा हमारे बॉडी का पार्ट है जो क्या है, जो सबसे ज़्यादा वर्क करता है। जब भी हम लोग कुछ देख रहे हैं तो देखने में उसकी सहायता लग रही है, ठीक। हम कुछ देख के हमने पहचाना वो टेबल है, वो चेयर है, वो पेन है, वो आदमी है, वो औरत है, वो क्या है, देखा हमने, पहचाना कैसे, तुरंत दिमाग के पास सिग्नल जाता है, दिमाग बताता है ये हाँ ये है। और इतनी तेज़ी से होता है कि हमको पता भी नहीं चलता है कि हाँ इस प्रोसेस में कुछ समय लगा भी। तो मतलब ब्रेन का काम क्या है, बहुत ज़्यादा है। ब्रेन का काम क्या है, सबसे ज़्यादा काम क्या है, हमारे ब्रेन का ही तो सबसे ज़्यादा वर्क है। तो इस वजह से हम सबसे ज़्यादा इंटेक, मतलब हम 3 चीज़ें खाते हैं। सबसे ज़्यादा एनर्जी किसके पास होती है, सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है फैट के पास, सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है फैट के पास। इसीलिए जो हमारा ब्रेन होता है, वो फैटेस्ट ऑर्गन होता है हमारी बॉडी का। जो ब्रेन है वो हमारी बॉडी का फैटेस्ट ऑर्गन होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा वर्क कर रहा है हमारा ब्रेन। ब्रेन को सबसे ज़्यादा क्या चाहिए, फैट। फैट क्यों चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा एनर्जी फैट देता है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा जो हमारा ब्रेन है वो क्या है, सबसे ज़्यादा फैटेस्ट ऑर्गन होता है। इसके पास मतलब वसीय अंग होता है, सबसे ज़्यादा वसीय अंग होता है हमारा क्या, ब्रेन, ठीक है। वह सबसे ज़्यादा वसीय अंग होता है हमारा क्या होता है, ब्रेन होता है, ठीक है। दूसरा देखो, एक और चीज़ है, सबसे ज़्यादा फैटेस्ट ऑर्गन ये होता है। एक और चीज़, हम एनर्जी बनती कैसे है, एनर्जी कैसे बनी हमारे शरीर में, देखो ये किसका फॉर्मूला है, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। ग्लूकोज हमारे शरीर में बना, ग्लूकोज फिर रिएक्शन, खाली ग्लूकोज से क्या होना, कुछ नहीं होना है, हमारे अंदर जाके रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करके टूटेगा तो एनर्जी निकलेगी, एनर्जी हमको मिलेगी, देन हम वर्क करेंगे। तो एनर्जी जो हमने ग्लूकोज लिया टूटेगी कैसे, किसके साथ रिएक्शन करेगी, तो हमारी बॉडी में क्या होता है, ऑक्सीजन। क्या है हमारी बॉडी में, ऑक्सीजन। तो ये जो ग्लूकोज है 6H12O6, ऑक्सीजन के साथ क्या किया, इसने रिएक्ट किया, क्या बनाती है, CO2 बाहर निकल जाती है, प्लस H2O पानी, प्लस क्या बनाती है, एनर्जी, किस फॉर्म में, ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एनर्जी, क्या बनाया, एनर्जी। तो हमको एनर्जी मिली कैसे, हमको एनर्जी ऐसे मिली, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, CO2 H2O एनर्जी हमको मिली। तो एक ये चीज़ है कि हमने बताया ब्रेन सबसे ज़्यादा क्या है, ब्रेन हमारा सबसे ज़्यादा वर्क कर रहा है। कौन वर्क कर रहा है, सबसे ज़्यादा ब्रेन। तो ब्रेन सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन देता है, फैट देता है। तो ब्रेन के पास सबसे ज़्यादा क्या होता है, फैट होता है, इसीलिए वो हमारा क्या है, फैटेस्ट ऑर्गन है, हमारे बॉडी का फैटेस्ट ऑर्गन होता है ब्रेन। तो ये जो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन है, ये ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन वाली जो प्रक्रिया हो रही है, तो ये जो ग्लूकोज ऑक्सीजन जब मिलेंगे उसके बाद ही में तो ये नीचे वाला प्रोसेस होगा और एनर्जी रिलीज होगी। तो ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन वाला जो ये पार्ट है, ये हमारे पूरे शरीर में 100% का, बॉडी पार्ट्स बहुत हैं बट 100% का नियर अबाउट समथिंग 20% हमारा ब्रेन के पास होता है। 20% कहाँ होता है, हमारा ब्रेन के पास होता है, क्योंकि ब्रेन का बहुत वर्क है, उसको बहुत एनर्जी चाहिए। इसलिए जो एनर्जी बनने का ये जो सूत्र यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन O2, ये जो हमारा ये सीक्वेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, जो हमारा सूत्र, इसका 20% सिर्फ, इसका पूरा का पूरा 20% सिर्फ और सिर्फ किसके पास होता है, ब्रेन के पास होता है 20%। बाकी और पूरे शरीर में जाता है, लेकिन पूरा का पूरा 20% हमारा ब्रेन के पास होता है, क्योंकि इसका वर्क बहुत है, इसको एनर्जी बहुत चाहिए। ठीक है, इतना आया समझ में। और एक और पॉइंट देखते हैं कि इन अ डे, एक दिन में लगभग हम लोग कितने विचार आ जाते हैं हम लोग के शरीर में, कितने दिमाग में कितने थॉट्स हम लोग सोच लेते हैं। तो इन अ डे कहते हैं कि लगभग 70,000, इन अ डे 70,000 थॉट्स ठीक है, कहते हैं कि लगभग एक दिन में 70,000 हम लोग चीज़ें सोच लेते हैं, है ना। जाहिर सी बात है, हम कोई भी एक चीज़ होती है, कोई भी एक चीज़ हो रही है या नहीं हो रही है, सब खुद ही सोचते हैं, सबको खुद ही पता होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है।
हम पढ़ा रहे हैं तो इसके विषय में भी जो देख रहा होगा वो 50 चीज़ें सोच चुका होगा, क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं, बुरा पढ़ा रहे हैं, करते क्या होंगे, नाम क्या है, ये वो, ऐसे करके हजारों 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 सवाल क्या है दिमाग में उठने लगते हैं। कोई भी एक चीज़ देखते हैं तो अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ है, अच्छे थॉट, बुरे थॉट, पॉसिबल थॉट, इम्पॉसिबल थॉट, सारे थॉट्स दिमाग में आ जाते हैं। थॉट्स तो इम्पॉसिबल भी आ जाते हैं ना, कोई भी चीज़ आपने देखी ये हो जाए, अच्छा ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। तो एक चीज़ के 50, 100, हज़ारों क्या होते हैं थॉट्स हमारे दिमाग में, विचार आने लगते हैं। इसीलिए लगभग एक दिन में 70,000 बहुत बड़ी डिजिट है। 70,000, 70,000, 1, 2, 3, 70,000 बहुत बड़ी डिजिट है। बट हम सब लोग एक दिन में 70,000 जो थॉट्स हैं, जो विचार हैं, सब सोच लेते हैं। एक छोटी सी चीज़, 24 घंटे होते हैं, 8 घंटे आप सो लिए, ठीक है, 8 घंटे आप सो लिए, फिर भी 16 घंटे लगभग आप जग रहे हैं, आप कुछ काम कर रहे हैं, तो आप एक एक सेकंड में 50 थॉट्स आप सोचते हैं। एक एक सेकंड में 50 थॉट्स आप सोचते हैं। एक दिन में लगभग 1000 थॉट्स आप सोचते हैं, जिसमें औसतन कहा जाता है कि जो 90% थॉट होते हैं हमारे, जो 90% होते हैं वो कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। इन पर हम लोग ज़्यादा विचार करते हैं, इन थॉट्स पर ज़्यादा। कोई भी चीज़ हम लोग सोच रहे हैं, कहीं कोई गया उसको आने में लेट हो जाता है। अक्सर एक नॉर्मल अगर थॉट की बात करें तो अजीब अजीब थॉट आने लगते हैं, कहाँ चला गया होगा, क्या हो गया उसके साथ, एक्सीडेंट हो गया होगा, ऐसा हो गया होगा, बहुत देर हो गई। तो आप खुद ही सोच लीजिए कि अगर आपने 10 चीज़ें सोची तो आप 1 या 2 नॉर्मल और पॉजिटिव सोच रहे होंगे, बाकी 8 चीज़ें आपके दिमाग में नेगेटिव ही आ जाती हैं। तो हम लोग औसतन अगर कहें तो 90% हम लोग जो 70,000 थॉट सोचते हैं उसमें 90% हम लोग नेगेटिव ही सोच लेते हैं, 90% नेगेटिव होता है। फिर जब मोल तोल करके जब फिर कहीं पॉजिटिव पे एक पहुंचते हैं तो 10% ही लगभग हम लोग दिन के पॉजिटिव थॉट्स क्या करते हैं, सोचते हैं। ये चीज़ आप खुद से गौर करिएगा, आपको पता चलेगी, आप समझ पाएंगे। एक्चुअल में ऐसा ही होता है। नेगेटिव हम लोग कोई भी चीज़ है तो हम नेगेटिव ज़्यादा थॉट्स आ जाते हैं उसके विषय में, हम लोग नकारात्मक ज़्यादा सोच लेते हैं, सकारात्मक पॉजिटिव बहुत कम सोचते हैं। पॉजिटिव कभी कभी सोचते हैं, कुछ कुछ बातों पे सोचते हैं, या फिर नेगेटिव सारे जब थॉट्स को ओवरकम हो जाता है, जब सारे देख लेते हैं, तब हम लोग पॉजिटिव की ओर आते हैं, तब पॉजिटिव सोचते हैं। कोई भी आप काम करने की सोचिए, फिर आपके दिमाग में विचार आएगा, ये करें, ये हो जाएगा, नहीं ये हो जाएगा, नहीं ये हो जाएगा, नहीं ये हो जाएगा। आप क्योंकि एक कोई थॉट के ऊपर आप सारे निगेटिव थॉट सारे ले आते हैं, पकड़े गए क्या होगा, ऐसा हो गया क्या हो गया, किसी ने देखा तो क्या होगा, तो सारे सब नेगेटिव बहुत ही थॉट्स आ जाते हैं। और पॉजिटिव थॉट्स हम लोग औसतन क्या है 10% ही देखते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। कल थोड़ा न्यूरॉन्स के बारे में जानेंगे, फिर हम पूरा फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन पूरा डायग्राम के साथ पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज़ बताएंगे और समझेंगे। ठीक है, धन्यवाद।